जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम देख रहे हैं। जी, इस वक्त बजट का सेशन चल रहा है। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि बजट के बारे में बताएं कि बजट के अंदर क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बुरी चीज़ें हैं। क्योंकि बजट जो होता है वो एक बड़ा टेक्निकल मामला होता है और बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को ये बड़ा बोर लगता है। यानी कि आम लेमैन जो जिसका कारोबार से कोई लेन देन नहीं है या जिसका टैक्सेशन से कोई लेन देन नहीं है, तो उसका वैसे भी बजट के साथ कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है। कुछ लोगों का बस एक मखसूस हद तक होता है जिसका जिससे कोई ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पे जैसे सरकारी मुलाजमीन है, उनका बजट के अंदर सिर्फ यही चीज देखनी होती है कि जी सैलरीज कितनी बड़ी हैं। पेंशनर के बाद को सिर्फ पेंशन की फिक्र होती है। सो इस हवाले से ओवरऑल हम बजट के ऊपर इतनी गुफ्तगू नहीं कर पा रहे होते क्योंकि जरा टेक्निकल मामलात होते हैं, आम बंदे को ज्यादा पता भी नहीं चल रहा होता। सो मखसूस तबके और मखसूस किस्म के लोग ही उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक समझें कि बदकिस्मती है कि हालांकि जो बजट है वो बजट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका मुल्क डिपेंड करता है। आप कौन सा बजट लेके आ रहे हैं, आप कितना खर्चा करेंगे, कैसे मुल्क चलाएंगे, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एक आम आदमी की जिंदगी पर असर होता है, आपके किचन के ऊपर इसका असर पड़ता है। सो इसीलिए हर लेमैन को, हर पाकिस्तानी को एटलीस्ट अपने मुल्क के बजट के बारे में थोड़ा बहुत जो है नो हाउ होनी चाहिए। तो इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी जरा बताएं कि बजट के अंदर कौन सी अच्छी चीजें रखी गई हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के शायद हमें उनसे नुकसान उठाना पड़े। सो बिल्कुल एक न्यूट्रल तजिया आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा कि कौन से गुड एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ऐसी बुरी चीजें हैं बजट की जो इस हुकूमत ने रखी हैं। तो चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो अच्छी चीजें हैं, गुड एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो देखें कि हुकूमत ने एहसास बजट, जो एहसास प्रोग्राम है खान साहब का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अंदर ये होता है कि आप गरीबों को जो है ना उसको उनको कैश ट्रांसफर कर देते हैं उनके अकाउंट्स के अंदर, उनको एक कार्ड आप देते हैं जिससे वो अपनी जो है ना जरूरत पूरी कर सकें। ये बहुत अच्छी चीज है। कोविड के खुसूसन जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त ये इसकी बड़ी यानी कि इसको बड़ा फैलाया गया, लोगों को कैश ट्रांसफर किया गया और बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा भी उठाया। तो एक तो उन्होंने इसके हवाले से बजट में अच्छा खासा जो है ना इंक्रीमेंट किया है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये किया है कि जो हेल्थ कवरेज है, सेहत कार्ड जो हुकूमत ने जो जारी किए हुए हैं कि उसको मजीद जो है ना उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो फैलाव है मजीद तक जो है ना उसको किया जाए। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। उसके लिए उन्होंने मजीद फंड्स रखे हैं। देखें जी, एक्चुअली बरास हमारे जैसे मुल्क में तालीम और सेहत सबसे बड़ा मसला होता है। तो अगर इस तरह के कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। इसके अलावा हुकूमत ने डैम्स और एग्रीकल्चर के हवाले से बड़े फंड्स रखे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है जी। देखें पाकिस्तान में पानी का बड़ा मसला है, इस हवाले से डैम्स वगैरह की भी एक अहम रोल है। ठीक है। और एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर वैसे बड़ा एक ना डिस्टर्ब हो रहा है, खुसूसन कोविड के बाद और उससे पहले भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है। वैसे तो इस साल बड़ी अच्छी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं जैसे, लेकिन फिर भी कॉटन में बड़ा नुकसान हुआ है। सो इसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि हम वैसे भी हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, हमारी एक्सपोर्ट वगैरह सारी कुछ। तो एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने अच्छे फंड्स रखे हैं, ये भी अच्छी चीज है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि है कि जो बिजनेसमैन है, जो नया काम करना चाहता है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स या 50% तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना शुरू किए। ये भी बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा एक और बात जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है या कोई कारोबार करना शुरू कर देती है तो उसके लिए उन्होंने 25% तक जो है ना लोन्स की जो है ना उसको रिडक्शन दी है टैक्स लाइबिलिटी में। उसके बाद जो टैक्स लगेगा 25% उसके ऊपर कम लगेगा। अगर वो कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो जो टैक्सेस होते हैं कि 25% उसको छूट दी जाएगी। इसके अलावा जी जो दूसरे अच्छी चीजें हैं, पीएसडीपी, ये आपका जो बजट होता है, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त है। इसको एक्चुअली आम अल्फाजों में डेवलपमेंट बजट बोलते हैं। पिछले साल 630 बिलियन का बजट दिया गया था डेवलपमेंट में, लेकिन इस दफा हुकूमत ने 900 बिलियन तक उसको लेके गए। तकरीबन 43% इसके अंदर इंक्रीमेंट है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो माशी सरगर्मियां हैं या मीशत है जो वो डिपेंड करती है आपके मुल्क में कितने प्रोजेक्ट्स लगते हैं। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगते हैं उतनी ज्यादा रोजगार जनरेट होता है, उतना ज्यादा जो है ना कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, चीजों की परचेस हो जाती है, सी ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। जितने आप प्रोजेक्ट लगाएंगे वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, हेल्थ के हों, एजुकेशन के हों, सो ये जरूरी है। और वैसे भी हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बहुत ही बुरी सूरत हाल है। सो ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा अच्छा काम है कि इन्होंने कम से कम
जो महाना उजरत होती है डेली वेजेस के हवाले से वो 20,000 की है। ये बहुत अच्छी चीज है जी, पहले 17-18 हज़ार थी, 20,000 कर दी है। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है उनके ऊपर कोई नए टैक्स नहीं लगाए, ये भी बड़ा अच्छा कदम है। जारी बात है जहाँ पे आपकी जो इन्फ्लेशन है देखें 11% तक पहुंच गई है। आज शौकत अजीज साहब जो हमारे वजीर खजाना है वो कह रहे थे कि जी 11% हमारी जो है इन्फ्लेशन रेट है और ओवरऑल पूरे साल में 8% की इन्फ्लेशन रेट रहती है। तो अगर उस हिसाब से तो ये बनता भी था कि जो आपने सरकारी मुलाजमीन पे जो है ना नए टैक्स नहीं लगाए। इसके अलावा जो उन्होंने जो मुख्तलिफ और एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज के अंदर सरकारी और पेंशन के अंदर 10% इंक्रीमेंट की है। ये भी बड़ा अच्छा जी कदम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सो जी ये तो एक्चुअली थे वो बुनियादी एस्पेक्ट जो मैं आपको बता रहा था। मैंने ज्यादातर कोशिश की है जो ज्यादा टेक्निकल हैं उनको मैंने माइनस किया है। मैंने आपको अहम तरीन और बिल्कुल आसान जो एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। वैसे कोई भी बजट होता है उसके अंदर बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, वो बड़े टेक्निकल मामलात होते हैं। लेकिन अब इस बजट में अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पे ये बड़े बड़े अहम काम थे। अब जी डिस्कस करते हैं कि इस बजट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, बात नहीं हुई या कोई यानी कोई लाएअमल नहीं दिया गया, वो हम देखेंगे। जी सबसे पहले कि भैया देखें पाकिस्तान कर्ज पे चलता है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, हम कर्ज लेके अपना जो है ना अखराजात पूरे करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर पूरे करते हैं। इस पूरे बजट के अंदर ये नहीं बताया गया है कि ये जो आपका कर्ज है, जो आपने डेट फाइनेंसिंग जिसको हम डेट सर्विसिंग जिसको बोलते हैं, कि आपने अपना कर्ज किस तरह उतारना है, ये इसका कोई नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, क्योंकि देखें जब ग्रोथ बढ़ती है ना तो जाहिर बात है आपको फिर पैसों की भी जरूरत पड़ती है। जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो जाहिर बात है फिर आपको बाहर से लोन भी लेने पड़ते हैं, IMF से, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, मुख्तलिफ इदारों से, कमर्शियल बैंकों से उठाना पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्लान नहीं लिखा हुआ कि जी अगर आपके कर्ज बढ़ेंगे तो किस तरह आपने उसको मेंटेन करना है। ठीक है ना, क्योंकि हुकूमत का ये जो बजट है ना एक बड़ा एम्बिशियस लग रहा है, बहुत एम्बिशियस लग रहा है। बड़े इन्होंने पैसे लगाए हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जब आप इतने इतने काम करेंगे तो जाहिर बात है उसके लिए पैसा भी चाहिए ना, क्योंकि हमारा उतना रेवेन्यू तो नहीं जनरेट होता जितना होना चाहिए, जितना हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन नहीं हो रहा। सो उसके लिए जाहिर बात कर्ज लेंगे और कर्ज को कैसे उसका कर्ज और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कैसे इन्होंने उतारना है, इसके मतलब कोई लाए अमल या कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। इसके अलावा जी पावर सेक्टर हमारा बहुत क्राइसिस में है। देखें बिजली बहुत हमारे पास है, सरप्लस के अंदर है, उसके बावजूद लोड शेडिंग होती है, लोड मैनेजमेंट किया जाता है, गर्दशी कर्जा। देखें ना जी बिजली बनाने के लिए जी खर्चा लगता है लेकिन रिटर्न में आपको उतना पैसा नहीं मिलता। ठीक है, रेवेन्यू उतना नहीं मिल रहा। तो अब वो सर्कुलर डेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अब तो 23 अरब तक पहुंच चुका है। तो उसको किस तरह खत्म करना है उसके बारे में भी कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, मे भी शायद ये हो कि आगे चल के वो टैक्सेस बढ़ा दें या बिजली का जो टैरिफ रेट है मजीद यूनिट महंगे कर दें। इसके अलावा जो स्टेट के जो इदारे होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से PIA है, रेलवे है, ये बड़े सारे इदारे जो है ना बड़े खसारे में चल रहे होते हैं, जैसे स्टील मिल है, मुख्तलिफ और भी हैं। सो उनको किस तरह फिक्स करना है उसके मुतालिक भी कोई खास बात नहीं लिखी गई। इसके अलावा जी फ्यूचर में जो है ना ट्रेड डेफिसिट आ सकता है, क्योंकि जब ग्रोथ जनरेट होती है ना तो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा गैप आ जाता है। ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट कम होती है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं तो आपको मुल्क को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इवन कि आपको अपने एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क आ जाता है ना तो उसको हम तजारती खसारा कहते हैं और ये बड़ा मसला बन जाता है हमारे लिए। तो जाहिर बात है जब ग्रोथ शुरू होगी, एक्टिविटीज शुरू होंगे, पैसा लगाएंगे तो ये ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा। तो इसको किस तरह डील करेंगे इसके बारे में भी कोई चीज बताई नहीं गई। इसके अलावा जनाब सबसे बड़ा मसला और अहम मसला महंगाई, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, ये सबसे बड़ा एक मुश्किल काम है और हुकूमत ने इसके मतलब कोई हमें प्लान नहीं बताया, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। देखें महंगाई आपको पता है कि हमारे पास बॉस कहते हैं कि जी बम्पर प्राइस, बम्पर क्रॉप हुई है, वीट की, फलां की, उसकी, शुगर की, शुगर कैन की, लेकिन उसके बावजूद हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्यों जी इम्पोर्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या मामला अवामिल है, क्या ऐसी चीज है? आया ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है या कोई और चक्कर है? क्या चक्कर है कि इतनी चीजें होने के बावजूद भी आपकी फूड इन्फ्लेशन 15 से 20 से 25% बढ़ गई थी। ठीक है, आज की भी ताजा खबर देखेंगे, जो आटे का थैला है वो अक्सर यानी कि 20-30% बढ़ चुका है। तो ठीक है, महंगाई जो है ना इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और महंगाई के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि कार्टलाइजेशन है, लोग जो है ना स्टोरेज करते हैं, इसके पीछे बड़े से अवामिल हैं। ठीक है, हुकूमत की खुद की मैनेजमेंट भी है, डिसीजन टाइम पे लेने होते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, उनका शॉर्टफॉल होना शुरू हो जाता है तो आपको वक्त से पहले
डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो ये एक इसमें बड़े अवामिल हैं और उसमें ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का बड़ा अमल दखल होता है। सो वो भी देखना चाहिएगा। उसके मुतालिक भी कोई पता नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या क्या देखा जाएगा। देखेंगे अगर आप ग्रोथ शूट कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो जो है ना आम बंदे को उसके समरात तो नहीं मिलेगी ना ग्रोथ के, या उस प्रोजेक्ट्स जो लगेंगे उससे जो रोजगार जनरेट होगा। ठीक है, रोजगार भी जनरेट हो रहा है और साथ में महंगाई भी बढ़ रही है, तो आप यहीं वहीं पे वहीं खड़े हैं, आपका तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मजा तब है जब ग्रोथ भी आपकी बढ़े, कारोबार बढ़े, पैसा लगे, लेकिन साथ में जो है ना महंगाई कम होती जाए, तब एक आम बंदे को उसका उसका जो है ना उसको रिलीफ मिलेगा, उसके लिए आसानी पैदा होगी। ठीक है जी, ये थे कुछ बैड एस्पेक्ट्स। अब हमारे पास सजेशन है जी। आबिद हसन साहब हैं, एक फॉर्मर एडवाइजर हैं, वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं, पाकिस्तानी बंदे, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी उनकी ग्रिप है। उन्होंने कुछ 4-5 जो है ना सजेशन दिए हैं इस सारे सिचुएशन को जो है ना फिगर आउट करने के लिए, और बड़ी वायलेबल और बड़ी प्रैक्टिकल दिए हैं। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी आप अपना जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ना उसको जरा बेहतर रखें। देखिए हमारी बदकिस्मती है कि जब से पाकिस्तान बन रहा है, हमारा जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर हमेशा सवाल लगे होते हैं, इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है ना, हर वक्त ये चल रहा है कि जी फला हुकूमत जा रही है, अब ये गई, अब उसका तख्ता उठ गया, अब ये हो गया। ठीक है, कभी किसी को आपने अंदर कर दिया होता है, मतलब विच हंट चल रही होती है। पॉलिटिकल जो अपोजिशन के लोग होते हैं, मुखालफिन होते हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, मतलब एक हवा बनी रहती है। ये नहीं होना चाहिए। सिस्टम को बड़ा स्मूथ होना चाहिए। अगर कोई हुकूमत 5 साल काम करने के लिए आए तो उसको 5 साल देने चाहिए, सुकून से देने चाहिए। जब आप देखें हंगामी हालात होती है, अनसर्टेन होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है कि पता नहीं सुबह क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, तो उस सूरत हाल में पूरा का पूरा आपका मुल्क डिस्टर्ब रहता है, बिजनेस कम्युनिटी डिस्टर्ब रहती है। देखें ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, ये सुबह का अखबार पढ़ के ना कारोबार खोलते हैं और उसके मुताबिक ना अपने जो है ना इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स। ठीक है, सो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि हुकूमत को कम से कम जो है ना बड़े अमीर लोग हैं उनके ऊपर जो है ना 3 से 5 साल तक ना वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अमीर से अमीर तबका है ना वो तो मुख्तलिफ बहानों से, ठीक है ना, टैक्स एविजन करता है, टैक्स से बचता है, लेकिन आप उनके ऊपर टैक्स लगाएं। जिसकी जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उसके ऊपर उतना टैक्स लगे, ताकि कम से कम जो है ना रेवेन्यू यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। इसके अलावा जनाब एक और सजेशन उन्होंने जो बड़ी अच्छी थी वो ये थी कि देखें जो बड़े पॉलिटिकल मामले, पॉलिटिकल और सेंसिटिव किस्म के इश्यूज हैं, जैसे एनएफसी अवार्ड है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन करनी है आपने स्टेट ओरिएंटेड इंटरप्राइजेस को, जिस तरह वाबड़ा की बातें चल रही हैं, पीआईए की बात है, रेलवे की है, इन सारी चीजों को, पॉपुलेशन का मामला है उसके सेंसस पे अभी यकीन आपस में नहीं होता, इरिगेशन पंप, वाटर के बड़े इश्यूज हैं, आजकल वाटर का इश्यूज चल रहा है सिंध और पंजाब के दरमियान। ये जितने भी सेंसिटिव मामले हैं इनके ऊपर ना कम से कम हुकूमत और अपोजिशन और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके बैठे इसके ऊपर काम करें। ये बड़े सेंसिटिव है। इसके अलावा उन्होंने ये काम, दूसरी जो फोर्थ जो उन्होंने दी वो दूसरा ये दिया कि कम से कम आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। देखें हम जो है ना डॉलर कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा और वायबल और ड्यूरेबल जो तरीका है ना वो है एक्सपोर्ट। यानी आप अपनी चीज बनाएं और उसको दुनिया की मार्केट्स में बेचें और उससे डॉलर कमाएं और वो डॉलर मुल्क के अंदर लेके आए। सबसे अच्छा तरीका ये है। तो हुकूमत को चाहिए और इवन के सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि अपना एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, उसके लिए स्किल्स चाहिए, उसके लिए जनाब अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए जो है ना अच्छी इन्वायरमेंट दी जाए और लोगों को इनकरेज किया जाए कि ताकि वो और कंपटीशन के अंदर आए। ठीक है, सो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात काम होगा, क्योंकि हमारी जो मईशत है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है कि हम इम्पोर्ट लेके अपना खर्चा पर्चा चलाते हैं, अपना यानी सारी अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो आई थिंक एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। सो जनाब आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ चीज़ें थी बुनियादी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।